हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट्स हैं साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 21 अगस्त 2020 की है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जीवन की मौलिक इकाई, केंद्रक तथा गुणसूत्र। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई। उन्हें सूक्ष्म दृष्टि पर देखा तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जब प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में रखा था तो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दी थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था? कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या था? कोशिका द्रव्य और एक डार्क स्पॉट दिखाई दिया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? केंद्रक। तो आज हम उसी केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको हर जगह एक डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? केंद्रक। ठीक है। इन चित्रों में गहरे बिंदु क्या है, इनका क्या कार्य है? तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया गया है देखिए। इन्हें केंद्रक कहते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से कोशिका द्रव्य अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। देखो, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। और उसके अंदर उसकी संरचना ऐसी होती है। देखो, उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होगा? बाहर जो कोशिका द्रव्य है ना, वो अंदर भी जा सकता है और अंदर से क्या हो सकता है? बाहर भी आ सकता है इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। और जो केंद्रक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका के कार्यों को निर्देशित करता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है, उसको निर्देशित करता है। इसके अलावा यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे कि आनुवंशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण आदि काम करता है। तो ये क्या काम करता है? देखो, जो मेन काम करना होता है, जो नियंत्रण का काम होता है, वो किसका काम होता है? केंद्र का काम होता है। आनुवंशिक संरचनाओं का कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका का विभाजन होता है, तो एक से जब दो कोशिका बनती है, तो उस समय जो उसका निर्धारण करना होता है, वो कौन करता है? केंद्र करता है। डीएनए आपने बहुत बार सुना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम, इन सब का उत्पादन, कोशिका की वृद्धि करना, प्रोटीन बनाना, एंजाइम बनाना, ये सब काम किसके हैं? केंद्रक के। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम आगे देखते हैं कि आगे ये गुणसूत्र और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और इनका कार्य क्या है। अभी हमने पढ़ा कि केंद्रक का। अब जैसे कि ये केंद्रक है ना, तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? ऐसे एक संगठित पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है। जब इसको हम खोलेंगे ना, तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। अगर इसे, जैसे ये काफी सारा होगा ना, इसको खोला तो हमें इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। समझ में आया? जब केंद्रक के अंदर एक संगठित पदार्थ होता है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है, इस केंद्रिका के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन, ऐसे जालीनुमा पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उलझे हुए धागों के समान, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अगर इसे खोला जाए तो सीधे धागे दिखाई देंगे आपको, थोड़े से उलझे हुए लेकिन थोड़े सीधे। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे गुणसूत्र। इसको क्या कहेंगे हम? गुणसूत्र। ये क्या हो गया? गुणसूत्र। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इसको। जब इन गुणसूत्रों को और सीधा किया जाएगा, तो और ध्यान से इनकी और बारीकी से संरचना देखी जाएगी, तो हर गुणसूत्र इस टाइप की संरचना से मिलकर बना होगा, जिसे हम डीएनए कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है। केंद्रक में एक उलझे धागों जैसे संरचना क्रोमेटिन पदार्थ होता है। केंद्र के अंदर अभी हमने देखा उलझे धागों की जैसे संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पे जो किससे, ये जो क्रोमेटिन धागे, ये किससे बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए को बांध कर रखता है, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं इसको हम ना। तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में ये क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका या ज्यादा कोशिका बननी होती है, तो ये जो जाल सा है ना, ये क्या हो जाता है? ये कई लंबे जोड़ों में इस तरह से क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र। इनको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। नॉर्मली क्या रहता है? ये एकदम झुंड के रूप में रहता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होना होता है, उस समय ये क्या हो जाते हैं? लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उसमें हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पिछली वर्कशीट में देख लीजिए आप। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही होता है। यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ। किसी जीव की कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है।
अब देखते हैं जो ये गुणसूत्र बने हैं ना ये हमारे, तो हर जीव के अंदर इन गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। ऐसे हम कहें अगर एक काउंट करें तो 46 होती है, और ये क्या होता है हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि मान लो क्रोमोसोम गुणसूत्र नंबर 7 है, तो क्या हो जाएगा ये और ये दोनों क्या होंगे, पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, या कहते हैं 23 जोड़े होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब देखो हमने अभी डीएनए पढ़ लिया था, ये देखो ये क्या था, ये डीएनए था। अब इसके अंदर क्या था, कुछ पार्ट क्या होता है काम करता है और कुछ भाग क्या होता है काम नहीं करता। अगर हम इसकी लंबी श्रृंखला देखें तो कुछ भाग तो काम करेगा, काम यूजफुल होगा ऐसे कह सकते हैं, और कुछ भाग क्या होगा काम नहीं करेगा। जो भाग क्रियात्मक खंड होगा मतलब जो काम करेगा उस भाग को हम क्या कहते हैं, जीन्स। इस भाग को क्या कहा जाता है, जीन्स। समझ में आया। डीएनए के कुछ भाग तो क्या होंगे, काम करेंगे, और कुछ भाग क्या होगा बस वो यूं ही रखा हुआ है, वो काम नहीं करता। तो जो भाग काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं, जीन्स। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ से बने डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड मतलब काम करने वाला। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से ही बने होते हैं। अगर डीएनए पे है तो डीएनए से ही बने हुए ना, ये डीएनए का ही पार्ट है एक, और क्या है ये डीएनए अणुओं से ही बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती है। अब इसके अंदर क्या होती है, सभी सूचनाएं होती है कि काम को कैसे करना है, नई कोशिका कैसे बनानी है। गुणसूत्रों में अनुवांशिक संकेत और गुण होते हैं। इन गुणसूत्रों में ये जो जीन्स है ना, इन पे क्या होते हैं, अनुवांशिक संकेत होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जो गुण हैं जो स्थानांतरण होंगे, जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये डीएनए पे क्या होते हैं, कुछ क्रियात्मक गुण होते हैं, क्रियात्मक संकेत होते हैं जो नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट के रिजेंबल दिखता है, अपने पेरेंट जैसा दिखता है। क्यों, क्योंकि ये जीन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है बेटा इसका आंसर। मैं भी आपको लिखवा भी दूंगी कि 1 मिनट लिखा हुआ था यहाँ पे कि 1 मिनट ऊपर है शायद, सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक क्योंकि पहले की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुस्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। एक बार ही लिख दीजिएगा, ठीक है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आप बेटा एक ऐसे लाइन बना के एक तरफ प्रोकैरियोटिक एक तरफ यूकैरियोटिक ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो समझ में आया बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल ऊपर दिया गया, आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और इनका कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अभी आगे लिखवा दूंगी, साथ में 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जीन क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। तो मानवों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये डीएनए पर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं इनके अंदर होती है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चंस बेटा। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर। डीएनए का पूरा नाम डी आएगा यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, ये दोनों केंद्रक में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं, या हम लिखेंगे केंद्रक में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जीन्स वे क्रियात्मक खंड हैं, यहाँ पे है लिखेंगे, जो डीएनए से बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती है। यह डीएनए के वे खंड होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है,
केंद्रक के कोई 2 कार्य बताइए। केंद्रक के कार्य अभी हमने पढ़े हैं बेटा, यहाँ पे दिए गए हैं केंद्रक के कार्य। देखो यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, यह कोशिका के अनेक कार्य करता है, जैसे कि अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम का उत्पादन करता है, कोशिका वृद्धि में प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण का कार्य करता है। तो 1 2 3 करके ये भी लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, और मैंने भी इसका आंसर लिखा है, तो जो आपको लिखना है वो आप इसमें लिख सकते हैं। आइए करते हैं। तो देखिए बेटा, यह एक जीव के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास आदि के लिए भी उत्तरदायी है। यह कोशिकांग, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास के लिए भी उत्तरदायी है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका में प्रोटीन, यहाँ पे केंद्रिका लिख दीजिएगा आप, ऐसे न्यूक्लियोलस की जगह आपके लिख देंगे केंद्रिका, यहाँ पे केंद्रिका लिख लीजिएगा। केंद्रिका में प्रोटीन और आरएनए का भी संचय होता है, संचय करता है। तो ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। ये आपकी वर्कशीट में जो दिखाया है मैंने वो लिख लीजिएगा। जो आपको आसान लगता है, जो आपको समझ में आता है वो आप लिख लीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।